गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे न्यू चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पढ़ा राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक विभाग या भू आकृतिक प्रदेश। तो फर्स्ट पार्ट में अपने पढ़ लिया था राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज अपन सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी जो दूसरा भाग है जो मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश यानी जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी अरावली की औसत ऊंचाई क्या है, अरावली किन किन राज्यों में या किन किन जिलों में फैली हुई है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अरावली के बीच में कुछ दर्रे वगैरह हैं, और अरावली वाले भाग में कुछ पठार भी हैं जो राजस्थान के सबसे ऊंचे और नीचे पठार भी हैं, और अरावली की जो भी विशेषताएं हैं छोटी बड़ी उन सब के बारे में अपन आज बात करने जा रहे हैं। और तीसरा भाग और चौथे भाग के भी राजस्थान भौतिक विभाग का अपन उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अरावली है वो आपकी प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, यानी अरावली आज से लगभग कई करोड़ यानी 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल कल्प में इसका निर्माण हुआ है। अरावली मानी जाती है कि पहले हिमालय से भी ज्यादा ऊंची थी, लेकिन उसका अपक्षय और अपर्दन होने के कारण यानी अनाच्छादन प्रक्रिया के बाद में अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट के रूप में अब शेष बची हुई है। और प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला की लंबाई अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है जो 550 किलोमीटर मानी जाती है। 550 यानी जो अरावली की टोटल लंबाई है उसका राजस्थान में 80% भाग राजस्थान में ही इसकी लंबाई है। और जो अरावली है ये ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। अरावली क्षेत्र में राज्य का क्षेत्रफल है उसका 9.3% भाग अरावली क्षेत्र कहलाता है, और उस पर राज्य राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या उस क्षेत्र में निवास करती है। और अरावली में बहुत सारे खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा और ग्रेनाइट जैसे कई धात्विक और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। अरावली को खनिजों का भंडार माना जाता है, यानी झारखंड के बाद में राजस्थान में खनिजों के सबसे ज्यादा भंडार है। ठीक है। और अरावली की ये मुख्य विशेषता है कि अरावली राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। अरावली राजस्थान में जो बारिश है यानी जो नदियां निकलती है, जो पश्चिम से अरावली की नदियां निकलती है जैसे लूणी है, पश्चिमी बनास है, तो ये नदियां हैं जो आपकी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस प्रकार इसका ढाल उधर की तरफ है पश्चिम क्षेत्र का। और जो अरावली से इधर वाले पूर्व क्षेत्र में राजस्थान का ढाल है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो इधर वाली नदियां सारी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये एक जल विभाजक का काम भी अरावली करती है। और अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 930 मीटर मानी जाती है, यानी अरावली की समुद्र तट से औसत ऊंचाई है वो 930 किलोमीटर मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला है राजस्थान का, अगर ये मैप मान लिया जाए इसमें, तो अरावली का विस्तार इस प्रकार से है पूर्व पश्चिम दिशा से, इधर वाली दिशा यहाँ से, यानी यह है आपका पश्चिम और यह है आपका दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है अरावली का विस्तार है राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम दिशा से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। और अरावली है जो गुजरात से शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अरावली की जड़ें अरब सागर के अंदर है, और जो गुजरात का पालनपुर क्षेत्र है यानी या खेड़ ब्रह्मा, अगर स्थान की बात की जाए तो अरावली खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर ये दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। और ये अरावली की जो लास्ट बॉर्डर है रायसीना पहाड़ी, इस पर भारत देश का राष्ट्रपति निवास स्थान है। रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब अपन अरावली की और कुछ विशेषता के बारे में बात करते हैं कि अरावली राजस्थान का जो मानसून आता है
उसके समानांतर स्थित है, यानी जो अपन का दक्षिण पश्चिमी भाग में जो मानसून आता है उसके समानांतर स्थित होने के कारण जो मानसूनी पवने हैं वो अरावली के समानांतर होकर निकल जाते हैं और राजस्थान में बिल्कुल भी बारिश अरावली की वजह से नहीं करती है। यानी थोड़ी बहुत बारिश होती है, बाकी अरावली पर्वतमाला है जो पवनों के बीच में अवरोध का कार्य नहीं करती। इसका मतलब हुआ यानी जो पवने आती है मानसूनी पवने जो उसके लिए अरावली का कोई विशेष महत्व नहीं है। और जब मानसूनी पवने आती हैं तो ये जो दक्षिण वाली अरावली है, जो दक्षिणी अरावली का भाग है, यहाँ से कुछ पवने इस भाग से टकरा जाती हैं क्योंकि यहाँ अरावली का विस्तार भी थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर ऊंचे ऊंची पर्वत चोटियाँ भी है। तो राजस्थान के जो दक्षिण वाला भाग होता है यानी दक्षिणी अरावली क्षेत्र, यहाँ पर थोड़ी अच्छी बारिश हो जाती है राजस्थान में इस अरावली की वजह से। बाकी अरावली के समानांतर मानसूनी पवनें आगे की ओर बढ़ जाती है और राजस्थान में बिल्कुल कम बारिश न के बराबर या सूखा जैसा स्थिति बनी रहती है। फिर अपन अरावली की बात करते हैं कि जो ये अरावली है इसको अपन क्या करते हैं, 3 छोटे छोटे भागों में पढ़ते हैं। जैसे एक भाग उत्तरी अरावली के रूप में अपन ने बांट दिया इसको, और फिर मध्य अरावली और फिर दक्षिण अरावली, यानी इन तीनों भागों के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं उत्तरी अरावली में जयपुर है, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये वाले जिले आते हैं। तो इस उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर ऊंची स्थित है सीकर जिले में। यानी जो उत्तरी अरावली वाला ये वाला भाग है जो कटा फटा भाग है, यहाँ पर ये जो सीकर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर वाला भाग अलवर, तो यहाँ पर है ये रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। अब अपन अगर बात करते हैं मध्य अरावली, और जो मध्य अरावली है ये अरावली पर्वतमाला का सबसे संकीर्ण भाग है, यानी संकड़ा है, यानी जहाँ अरावली बिल्कुल भी संकरी होती जा रही है वो है मध्य भाग। और मुख्यतः अगर इसमें माने तो अजमेर में अपन इसको मान सकते हैं। जैसे अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये वाला, इसमें सबसे ऊंची चोटी है गोरम जी है, वो है अजमेर 1933 मीटर ऊंची है अजमेर वाली जो संकरा भाग है अरावली का। और अपन बात करते हैं दक्षिण अरावली में जो इसकी सबसे ऊंची चोटी मान ली जाए तो यह है गुरु शिखर, 1722 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है, कहीं 1727 भी मिलेगा तो वो गुरु शिखर के जो चोटी को मान लिया गया। तो जो दक्षिणी अरावली है यहाँ पर अरावली की चौड़ाई भी ज़्यादा है और यहाँ की जो चोटियाँ हैं जैसे गुरु शिखर के अलावा भी बहुत सारे चोटियाँ हैं, शेर है, जरगा है और देलवाड़ा है, इनकी सबकी ऊंचाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यानी दक्षिणी अरावली की जो चोटियाँ हैं अरावली की उनकी ऊंचाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है। फिर अपन बात करते हैं इस अरावली में, जैसे यहाँ पर तो मैंने बता दिया जैसे गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, रागा है और देलवाड़ा है और अचलगढ़ है, यहाँ की बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ। और जयपुर वाले में और अजमेर वाले में तारागढ़ है, गोरम घाट है, टोटगढ़ है, ये वाले ऊंची चोट है। और रघुनाथगढ़ ये जो उत्तरी अरावली है, रघुनाथगढ़ के अलावा यहाँ पर बीजक है या सेवर की पहाड़ियाँ हैं या खो है, बैराज है, ये वाली जो सबसे ज़्यादा ऊंची। और ये जो सीकर वाले भाग में मालखेत की पहाड़ियाँ हैं या सुंडा मालखेत पहाड़ियाँ हैं या हर्ष पर्वत है या खंडेला की पहाड़ियाँ, ये सभी अरावली के भाग माने जाते हैं। अब जैसे आगे अपन अरावली की कुछ विशेषता की बात करें तो जैसे अरावली के क्षेत्र में एक बात आता है उदयपुर में देशहरो शब्दावली। तो उदयपुर में जो रागा और जरगा पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसे अपन कहते हैं देशहरो। हरा भरा क्षेत्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं, देशहरो उदयपुर में। फिर बात आती है गिरवा क्या है, तो अपन उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ फैली होती है अरावली की, उन पहाड़ियों को अपन क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। अब अगली बात जो सिरोही है अपन का सिरोही जिला, उसमें अरावली की जो चोटियाँ हैं पूरी पूर्व की ओर, उसको स्थानीय भाषा में भाकर कहा गया है। और अरावली को बूंदी में आड़ा वाला पर्वत माना गया है। और अरावली का विस्तार जैसे अपन के बाड़मेर वगैरह में है, वहाँ पर
इसको नाकोड़ा पर्वत भी कहा गया है। और अरावली के जो और कुछ हैं, जैसे इसके ऊपर बीच में से, अरावली के बीच में से तंग दर्रे होते हैं, तंग रास्ते, और इन तंग रास्तों को अपन क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। यानी कोई भी दो भूभाग, दो पहाड़ी क्षेत्र, उनके बीच में से कहीं से निकलने का जो रास्ता होता है उसे अपन क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। जैसे ये कोई भूभाग है तो यहाँ से जो मार्ग प्रदान होता है इसे अपन क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो अरावली जैसे अजमेर है, राजसमंद है, पाली है, ये उदयपुर है, यहाँ पर जैसे सोमेश्वर की नाल है, झीलवा की नाल है, सुरा घाट है, गोरम घाट है, कामली घाट है, और बर दर्रा है, केवड़ा की नाल है। ये सारे अरावली के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे माने जाते हैं। यहाँ पर इनको स्थानीय भाषा में तंग रास्ता या दर्रा कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं आगे, अरावली के कुछ पठार भी हैं। अरावली के क्षेत्र वाले मध्यवर्ती अरावली भाग में कुछ पठार हैं, उनको अपन ने कहा गया है। जिसे अपन बात करते हैं, पहला पठार आता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, वो पठार है उड़िया का पठार। ये अरावली क्षेत्र के जो सिरोही जिले हैं, सिरोही जिले में है उड़िया का पठार, जो गुरु सीकर से जस्ट थोड़ा सा नीचे है। ये गुरु सीकर चोटी के पास में ही है, गुरु सीकर से थोड़ा नीचे है, 1360 मीटर ऊंचाई पर है उड़िया का पठार। राजस्थान का फर्स्ट है, जो प्रथम स्थान का सबसे ऊंचा पठार। फिर सिरोही में ही दूसरा है आबू का पठार, जो राजस्थान का द्वितीय नंबर का, यानी दूसरे हाईएस्ट ऊंचाई में दूसरा स्थान रखता है आबू का पठार, 1200 मीटर। फिर अपन बात करते हैं तीसरा बोराट का पठार। जैसे बोराट का पठार ये आपके पड़ेगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, और जैसे जिला पूछ लिया जाए तो कुंभलगढ़ हो जाएगा राजसमंद में और गोगुंदा हो जाएगा उदयपुर में। यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के जो पठार है उसको अपन बोराट का पठार कहा जाता है। एक आता है लसाड़िया का पठार, ये भी आपके उदयपुर में मिलेगा। जैसे जयसमंद झील का जो उत्तर पूर्वी भाग है, कटा फटा भाग है, उसको अपन कहते हैं लसाड़िया का पठार। एक आएगा मैसा पठार। मैसा पठार का मतलब जहां पर अपन का चित्तौड़गढ़ जिला, जिस चित्तौड़गढ़ किला जिस पहाड़ी पे बना हुआ है, उस पठार को अपन कहते हैं मैसा का पठार। फिर एक आता है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार है जो आपके भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य है, और स्थान पूछे तो भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य आपका ऊपरमाल का पठार मिलेगा आपको। और इसमें जैसे अपन सिरोही में कुछ अन्य विशेषता की बात करते हैं, जैसे सिरोही में पहाड़ी पर नक्की झील है, और नक्की झील में वहां पर नॉन रॉक, टॉड रॉक जैसी विशेषता भी पाई जाती है इस अरावली क्षेत्र में। तो इस प्रकार अपन ने अरावली का थोड़ा अध्ययन किया। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश की बात, पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जैसे ये भाग राजस्थान का जो उपजाऊ भाग है, यानी इसमें जो नदियां वगैरह बहती है और उन नदियों की जो जलोढ़ मृदा है, उपजाऊ मृदा है, वो भाग कहलाता है। तो यहाँ पर ये भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है, और इस 23% भाग पर राज्य की सबसे ज्यादा 39% जनसंख्या इस पर निवास करती है। इसलिए इस मैदानी भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। जैसे इनमें बात की जाए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, ये कुछ जिले आते हैं इस पूरी मैदानी भाग में। जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर और भीलवाड़ा। और यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु का मतलब यह है जहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य जहाँ पाई जाएगी वहाँ आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अब इसी जो पूरी मैदानी भाग है, इसको अपन छोटे छोटे 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसे जहाँ पर जो नदी चलती है उसके बेसिन के हिसाब से, जैसे पहला अपन बात करते हैं कि चंबल बेसिन, यानी जहाँ चंबल नदी प्रवाहित होती है उसे अपन चंबल बेसिन कहते हैं। और चंबल की विशेषता ये नदी राजस्थान में सबसे ज्यादा अपरदन का काम करती है, यानी अपने गड्ढों में बीहड़ का काम करती है। और इसको कहते हैं अपन, जो जहाँ
बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, उसको अपन कहते हैं डाकों की शरण स्थली। ये है आपके बीहड़ क्षेत्र कहलाता है, कोटा बूंदी वाला। और यहाँ पर कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली ये आएंगे आपके चंबल नदी के बेसिन में। और फिर अपन पढ़ते हैं बनास, एक आता है बनास बेसिन, दूसरा बनास बेसिन। बनास व उसकी सहायक नदियों का बेसिन है, उसको अपन कहते हैं बनास बेसिन। और इसी का एक तीसरा भाग है माही छप्पन बेसिन, यानी माही नदी जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है उसकी सहायक नदी, उसे अपन माही या छप्पन बेसिन कहते हैं। यानी 56 नदी नालों का समूह है, वो 56 का बेसिन कहलाता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। और एक होता है वागड़, ये भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। अब अपन राजस्थान के चौथे भौतिक भाग की बात करते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, देखो इसकी विशेषता क्या है, ये प्रदेश है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.56% भाग पर फैला हुआ है। और इस प्रदेश के ऊपर जनसंख्या है वो 11% फैली हुई है, लगभग 7% के ऊपर 11% जनसंख्या राज्य की टोटल जनसंख्या की 11% यहाँ निवास करती है। और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये ज्वालामुखी लावा से निर्मित मैदान या जो पठारी भाग कहलाता है, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ही कुछ भाग यहाँ से लगता है या उसका ही ये भाग माना जाता है, तो यहाँ पर काली मिट्टी है, ठीक है। और इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को भी अपन दो भागों में पढ़ सकते हैं, जैसे एक अपन कहते हैं विद्यन कगार के रूप में। विद्यन कगार का मतलब है जैसे धौलपुर और प्रतापगढ़ के बीच में है, जो विद्यन पर्वतमाला के अवशेष के रूप में धौलपुर और प्रतापगढ़ में, इससे अपन विद्यन कगार कहते हैं। वहां पर बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में क्या है, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर। और जो प्रतापगढ़ है यहाँ पर मानपुरा और केसरपुरा दो हीरे की प्रसिद्ध खान है राजस्थान में। मानपुरा और केसरपुरा में हीरे की दो प्रसिद्ध खान है। अगली बात करते हैं, इसी का एक दूसरा छोटा उपविभाग है हड़ौती का पठार। हड़ौती पठार यानी आप मान सकते हैं जो मालवा के पठार का है, भाग तो है और वहां पर सर्वाधिक बारिश भी होती है। और ये क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पर आएगा हड़ौती का पठार। और यहाँ की जलवायु है उपोष्ण प्रकार की जलवायु, यानी उपोष्ण प्रकार की जलवायु हड़ौती के पठार है। इस प्रकार अपन ने राजस्थान के भौतिक भागों के बारे में अध्ययन किया और इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। थैंक यू।